गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कोटा कैरियर साइंस एजुकेशन पॉइंट की ओर से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था उसकी एक क्लास अपनी हो चुकी है और आज उसके आगे की दूसरी क्लास हम शुरू करेंगे। तो उसके अंदर जो है सबसे पहले आप देखें कुछ हमको टेबल्स लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो हमको जो टेबल लर्न करनी है वो है त्रिकोणमिति से संबंधित। ठीक है, अब त्रिकोणमिति से संबंधित कौन सी टेबल हमारे को लर्न करनी और समझनी भी है, ध्यान दे जरा इधर आप। मैथमेटिक्स का कोई भी फलन हो उसका अपना एक प्रांत होता है और अपना एक परिसर भी होता है। तो वैसे ही हम यहाँ पे त्रिकोणमिति के जो फलन हैं, जितने भी 6 फलन हैं, उनके क्या क्या प्रांत होते हैं और क्या क्या परिसर होते हैं, इनके बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखें जरा, प्रांत जिसको हम डोमेन से जानते हैं, परिसर जिसको हम रेंज से जानते हैं। तो सबसे पहले तो जो बात समझी जाए वो ये है कि किसी फलन के प्रांत या परिसर का क्या मतलब है। ठीक है, तो एक सिंबल सा ऐसे ही समझाने के लिए प्रांत और परिसर के लिए कि भाई जैसे कि हमने यहाँ लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमको इसका प्रांत चाहिए और हमको इसका परिसर चाहिए। तो प्रांत का मतलब क्या है वो समझते हैं कि एक तो आप ये ध्यान रखो कि जो प्रांत होता है हमेशा दिमाग में रखें कि वो रियल नंबर का सेट ही होता है। क्या होता है? रियल नंबर का सेट। लेकिन इस रियल नंबर के सेट में से उन मानों को हटा दिया जाता है जिन मानों पर ये फलन अपरिभाषित है। यानी कि मान लो हम x की कोई वैल्यू लगाएं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट अपरिभाषित फॉर्म में आ रहा है, तो x के वो मान हटा दिए जाएंगे। तो हमको ये देखना है यहाँ पे कि हमने कहा प्रांत तो r ही होता है, तो इस फलन का प्रांत r ही है। लेकिन क्या कोई x की ऐसी वैल्यूज है जो मैं यहाँ लगाऊं और लगाने पर वैल्यू कैसी आ जाए? अपरिभाषित। तो आप देखोगे यहाँ आप रियल नंबर के सेट में से कोई भी वैल्यू लगा दो, प्लस की लगा दो, माइनस की लगा दो, फ्रैक्शन लगा दो, 1/2, 1/4, अपरिमेय संख्या लगा दो, रूट दो, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा परिभाषित आएगा। इसका मतलब ये कभी भी अपरिभाषित नहीं है। तो इस फलन का प्रांत क्या हो गया? r ही हो गया, हमको कुछ हटाना ही नहीं पड़ा। अब चलो भाई, प्रांत तो r हो गया, बात करते हैं परिसर क्या होगा। तो परिसर का मतलब होता है जब आप यहाँ x की वैल्यू रखते हो तो प्रांत हो गया, लेकिन जो वैल्यू रखोगे आंसर तो वही नहीं आएगा। जैसे आपने यहाँ पे रखा 2, प्रांत में से r में से 2 रखा, तो आंसर उसका क्या आया? 4। तो ये 4 परिसर के समुच्चय के अंदर आ गया। तो परिसर में x के मानों के संगत fx के या फिर y के क्या क्या मान प्राप्त होते हैं, जितने भी मान प्राप्त होते हैं वो सारे मानों का समुच्चय परिसर कहलाता है। तो आप एक चीज देखोगे कि हम किसी रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आंसर आता है या 0 आ सकता है, लेकिन नेगेटिव आंसर कभी भी नहीं आता है। ठीक है, तो आपका कम से कम आंसर जो है इसका 0 आ सकता है। 0 लगाया तो 0 आ गया। अब आप माइनस का नंबर लगाओ, जैसे -1, तो फिर वो वापस +1 हो गया। आपने माइनस का 1/2 लगाया तो फिर वापस वो 1/4 हो गया। ठीक है, तो प्लस के नंबर आएंगे, माइनस का कोई नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो y के आंसर आएंगे वो 0 से लेके और इन्फिनिटी तक आ सकते हैं। इन्फिनिटी का मतलब आप कोई बहुत बड़ा नंबर यहाँ लगाओगे तो उसका स्क्वायर करोगे तो वो और भी बड़ा हो जाएगा। तो 0 भी शामिल है और इन्फिनिटी के साथ हमेशा हम छोटे ब्रैकेट का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमको सर्टेनली पता नहीं है कि ये वैल्यू कितनी है। इसलिए हमेशा इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के साथ में स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा प्रांत और परिसर के बारे में बताने का आपको प्रयास किया कि x की वो वैल्यूज जिन पे मान परिभाषित प्राप्त हो रहा है वो प्रांत, और x के उन मानों के संगत y के जो मान प्राप्त हो रहे हैं वो परिसर। तो हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर। तो हमारे पास 6 फलन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो हम एक एक करके इनके प्रांत और परिसर समझते जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा।
तो याद रखना बड़ा आसान है इन दोनों का, साइन थीटा और कॉस थीटा का जो प्रांत है वो रियल नंबर का सेट ही होता है। क्या मतलब हुआ इस बात का, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि साइन थीटा का प्रांत आर है, इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर के सेट में से मैं यहाँ थीटा की जगह कोई भी वैल्यू लगा दूँ, साइन थीटा का जो मान है वो हमेशा परिभाषित आएगा। इसका मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा के मान कभी भी परिभाषित आते ही नहीं। तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के प्रांत हो गए आर। बात करते हैं टेन थीटा की। तो देखो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब मैंने आपसे अभी भी कहा कि प्रांत आर होता है, लेकिन आर में से वो मान हटाने होते हैं जिन पे परिभाषित आ जाए आंसर। तो हमको ये चेक करना है कि टेन थीटा क्या कभी परिभाषित आ सकता है। देखो कब आएगा, इसका जो हर है अगर ये हर जीरो आ जाए, अगर cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो फिर ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो अब हमको ये देखना है कि cos थीटा जीरो कब होता है। तो 11वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है और याद नहीं है तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ और आगे नोट भी करा दूंगा कि cos थीटा की वैल्यू जीरो कब आती है, जब थीटा की वैल्यू 2n+1 π/2 होती है। मतलब 2n+1 का मतलब हुआ विषम, 2n+1 की जगह 1 आ सकता है, 3, 5, 7, -1, -3, -5 ऐसे। तो अगर मैं यहाँ π/2 लगा दूँ, 1 π/2, 3 π/2, ठीक है, 5 π/2, -3 π/2, कुछ भी लगाऊंगा इसमें से तो ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसका मतलब टेन थीटा कहाँ कहाँ अपरिभाषित है, कहाँ कहाँ है, जब थीटा की वैल्यू 2n+1 π/2। तो हम ऐसा बोलेंगे कि भाई प्रांत तो आर ही होता है, लेकिन आर में से यहाँ पे थीटा की वो वैल्यू हटा देंगे जिस पे परिभाषित है, यानी कि ये वैल्यू हमको हटानी पड़ेगी 2n+1 π/2। ठीक है, अब आप ध्यान दें जो tan थीटा का प्रांत आया है वही sec थीटा का भी आएगा। सिमिलर लॉजिक होगा बिल्कुल। कैसे कि भाई जो sec थीटा होता है उसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो हर तो इसका भी cos थीटा था और हर इसका भी cos थीटा है, तो सेम लॉजिक लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसका जो प्रांत आया था वो ये आया था, तो इसका भी यही आएगा। बिल्कुल सिमिलर एक्सप्लेनेशन होगा इसका। फिर बात करते हैं cot थीटा की, और cot थीटा और cosec थीटा का भी बिल्कुल सेम होगा। तो cot थीटा को समझ लिया जाए, cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। अगेन अगर इसका हर जीरो हो गया, जब भी किसी का हर जीरो होता है तो अपरिभाषित होता है, तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो हमको अब ये पता लगाना है कि ये हर जीरो कब होगा। तो अगेन जैसा इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए 11th क्लास के हिसाब से, वैसे इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि जब थीटा की वैल्यू n पाई हो जाती है, जहाँ पे n की वैल्यू z में से पूर्णांकों के समुच्चय में से लगती है। अगर यहाँ मैं n पाई मतलब पाई लगा दूँ, 2 पाई लगा दूँ, 3 पाई लगा दूँ, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, तो ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा फिर कि जो cot थीटा है उस cot थीटा का जो प्रांत है वो r में से है, लेकिन r में से मेरे को क्या हटाना पड़ेगा, n पाई हटाना पड़ेगा। और सिमिलर लॉजिक से इसका भी हो जाएगा r माइनस n पाई। सिमिलर लॉजिक क्यों, क्योंकि cosec थीटा को भी तो हम 1/sin थीटा लिखेंगे, तो इसका हर भी sin थीटा था और इसका हर भी sin थीटा है, इसलिए बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई 6 अपने जो त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांतों की, कि भाई इसका प्रांत ये होता है। ठीक है, अब बात करते हैं परिसर की। तो जैसे मैंने कहा परिसर का क्या मतलब है, मैं यहाँ रियल नंबर की अनंत वैल्यूज है उसमें से यहाँ कुछ भी लगाऊंगा तो आंसर आएंगे। तो ये भी आपने अपने 11th क्लास में पढ़ा है कि आप यहाँ साइन और कॉस में कोई भी वैल्यू लगा दो एंगल की, लेकिन -1 से 1 तक का ही आंसर हमको मिलता है। तो साइन थीटा का परिसर हो गया -1 से 1। यहाँ पे मैंने बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है। बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है जो इसमें लिखा है वो भी शामिल है और इसके बीच की वैल्यूज भी शामिल है। ठीक है, फिर यहाँ पे भी -1 से 1। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के परिसर समान होते हैं, -1 से 1। ठीक है, फिर बात करते हैं टेन थीटा।
तो यहाँ पे आप ध्यान रखें इन दोनों के जो परिसर हैं वो समान होंगे। जैसे इसका -1 से 1 है, इसका आएगा r, मतलब वैल्यू तो इसमें से लगेगी, लेकिन आंसर कुछ भी आ सकता है। रियल नंबर का मतलब -∞ से लगा के +∞ तक कुछ भी आंसर आ सकता है। tan थीटा और cot थीटा मेरा आपको पता भी होना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि भाई tan π/2 की वैल्यू तो हमेशा बोलते हैं इन्फिनिटी, इसका मतलब इन्फिनिटी तक जाता है। वैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि tan -π/2 की वैल्यू, तो -tan π/2 हो गया, -∞ हो गया। तो tan थीटा की वैल्यू -∞ से +∞ तक जाती है। सिमिलर रीजन cot थीटा में भी आप देखते हो कि cot के अंदर भी आप cot 0 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। लास्ट में आ जाते हैं हम sec थीटा और cosec थीटा में। तो याद रखें r -1 to 1, देखो ऐसे याद रख सकते हो। साइन और cos की वैल्यू तो -1 से 1 तक आती है, और sec और cosec की वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं आती। -1 आ सकती है, 1 भी आ सकती है, लेकिन इसके बीच में नहीं आती। जैसे हमारी ये नंबर लाइन है, यहाँ -1 और यहाँ 1 है, तो ये वैल्यू आ सकती है, और इधर भी कुछ भी आ सकता है, ये भी शामिल है इसमें। ये वैल्यू भी आ सकती है और इधर भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये इसके बीच की वैल्यू कभी भी नहीं आएगी sec थीटा और cosec थीटा। तो ये तो बात हो गई हमारे त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर की सारणी, जो मैंने इसमें समझा भी दिया है, समझ में आ भी गया होगा आपको, और हमको इसको याद भी रखना है, ठीक है। लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो बेसिकली है किसके बारे में, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में। तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे अब कि भाई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर क्या होते हैं, ठीक है। इस सारणी के माध्यम से थोड़ा बहुत उसमें याद रखना भी आसान रहेगा। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति के प्रांत और परिसर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। और ये जो मैं सारणी बना रहा हूँ, ये सारणी इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट भी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बोर्ड के अंदर पूछा जाता है। तो देखें यहाँ हम लिख लेते हैं प्रांत और यहाँ लिख लेते हैं परिसर। अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति से क्या मतलब है, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मान लो कि ऐसे है f(x) = y, तो हम इसको x को अकेला करते हैं तो ये ऐसे बन जाता है f(−y), ठीक है। वैसे ही मान लो लिखा हुआ है y = sin x, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से x को अकेला करूँगा तो ये जब इधर जाएगा तो ऐसे बनेगा sin 1y। तो ये इस तरह के जो फलन है, जिस पे ऊपर ऐसा लग रहा है कि घात हमने -1 लगा रखी है, लेकिन ये घात -1 नहीं है, ये सिंबॉलिक रूप से प्रतिलोम को व्यक्त करने का तरीका है। तो इनवर्स फंक्शन इस प्रकार से लिखे जाते हैं, sin 1x। बार बार जोर दे रहा हूँ इस बात पे, ये sin x की घात -1 नहीं है, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू दिस वन, ये दोनों सेम नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है इसको तो ऐसे लिखा जा सकता है, अगर sin x की घात -1 है तो उसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता। और इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, बाकी जो सारे फलन हैं उस पर घात, अगर जैसे पॉजिटिव घात आ गई है तो इसको आप ऐसे लिखते हो, तो फिर ये हमारे माइंड में रहता है हमेशा कि भाई इसको ऐसे लिख सकते हैं तो फिर इसको भी शायद ऐसे लिखा जा सकता हो, लेकिन नहीं लिख सकते। पॉजिटिव घातों में ऐसा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो sin 1 cos 1x, tan 1x, cot 1x, sec 1x और cosec 1x, ये 6 फलन हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इनके प्रांतों की। तो आप देखें इस सारणी के अंदर जो त्रिकोणमितीय फलनों के परिसर हैं, ये सारे के सारे हूबहू प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत बन जाएंगे। बड़ा आसान, अगर ये आपको याद है तो -1 से 1, -1 से 1, r -1 से 1, r -1, ठीक है। इसके जो परिसर है वो हूबहू इसके क्या बन जाएंगे, प्रांत बन जाएंगे। अब बात करते हैं परिसर की इस पे कि इनवर्स फंक्शन के परिसर क्या है।
तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि इसके जो प्रांत हैं वो हूबहू इसके प्रांत बन जाए, ठीक है। उसका भी एक रीज़न है जो हम आगे इस पे चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये हूबहू क्यों नहीं बन रहा है, ठीक है। अभी तो आप इसको याद करने के लिहाज से आप देखें कैसे याद रखना है। साइन इनवर्स एक्स का परिसर -π/2 से π/2, कोस इनवर्स एक्स का 0 से पाई, बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है मैंने दोनों तरफ। ये दो अगर आप याद कर लेते हैं तो आगे वाले इसकी सहायता से बड़ी आसानी से याद किए जा सकते हैं। कैसे? जो साइन इनवर्स वाला है वो वापस यहाँ रिपीट कर दो, ठीक है, लेकिन एक चेंज करना है, बड़े ब्रैकेट के इस्तेमाल पर के स्थान पर छोटे ब्रैकेट का इस्तेमाल कर, मतलब ये वैल्यू शामिल नहीं करनी है, ठीक है। उसका रीजन सीधा सा इतना है कि π/2 और -π/2 पे tan अपरिभाषित होता है, इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया। फिर जो cos इनवर्स वाला है उसको यहाँ रिपीट कर दें, बड़े ब्रैकेट के स्थान पर छोटे ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। अब आ जाते हैं इन दो पे, तो ये तो चार तो बड़ी आसानी से याद हो गए, जो यहाँ लिखा हुआ ये पर ने यहाँ लिख दिया, यहाँ बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल था, यहाँ छोटे ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लिया हमने। अब इस पे आ जाते हैं, तो याद करने के लिए यहाँ से जान के हम जब सेक इनवर्स का लिख रहे हैं तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री में सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का होता है, व्युत्क्रम होता है उसका, तो कॉस इनवर्स पे चले जाए। ये कोई रीजन नहीं है, याद करने का लॉजिक बता रहा हूँ कि सेक का लिखने के लिए कॉस इनवर्स पे चले जाओ। तो जो कॉस इनवर्स वाला लिखा हुआ है हूबहू ऐसा का ऐसा ही लिख दो, पहले तो कितना लिखते हैं, फिर 0 से पाई, ये 0 है ये पाई है, 0 से पाई की तरफ जाओगे तो बिल्कुल बीच में कौन सा एंगल पड़ेगा, π/2 का एंगल पड़ेगा, तो उस π/2 के एंगल को रिमूव कर दें, π/2 शामिल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। फिर कोसेक इनवर्स की बात करोगे तो कोसेक ट्रिग्नोमेट्री में किसका प्रतिलोम, किसका रिवर्स होता है, साइन का, तो आप साइन इनवर्स पे चले जाइए। तो जो साइन इनवर्स का परिसर है वो यहाँ लिख दीजिए आप, पहले तो ऐसा का ऐसा ही बिल्कुल हूबहू, फिर अगेन -π/2 है ये और ये +π/2 है। जब आप -π/2 से π/2 की तरफ जाओगे तो बीच में कौन सा एंगल पड़ेगा, 0, तो 0 को रिमूव कर देंगे अपन यहाँ से, ठीक है। तो ये बात हो गई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत एवं परिसर की, दोनों सारणी हमको याद होनी चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली 12th क्लास के हिसाब से बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इस सारणी को याद करना जरूरी है, इसमें भी विशेष तौर पर ये याद होने जरूरी है, ठीक है। ये जो परिसर है इसके लिए एक शब्द और इसमें यूज किया जाता है, मुख्य मान शाखा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो ये दो सारणी हमने अभी पढ़ी है और ये दो सारणी हमको ढंग से ध्यान होनी चाहिए। अब हम इस सारणी से इस चैप्टर में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो देखें कि आगे इसको मैं अब मिटा देता हूँ, जो भी चीज़ें लिखी है या तो आप साथ साथ लिख रहे हैं तो अच्छा है, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके और फिर आप नोट कर सकते हैं। देखें अब इस सारणी को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो इसमें से कुछ बातें निकल के सामने आती है। वो क्या है कि मुख्य तौर पे आप देखो कि ये जो परिसर है इसमें दो चीजें यूज हुई है, -π/2 से π/2, 0 से पाई। तो हम एक काम करते हैं, दो कैटेगरी बना लेते हैं, -π/2 से π/2, वैसे कई बड़े ब्रैकेट का इस्तेमाल हो, कहीं छोटे का, मैं छोटे का ही कर लेता हूँ, और 0 से पाई। तो ये हमने परिसर के दो कैटेगरी बना ली है, -π/2 से π/2 और 0 से पाई, ठीक है। मैंने जैसा कहा कहीं पे बड़े ब्रैकेट का हो रहा है, कहीं पे छोटे का हो रहा है, हमको समझना है चीज़ों को, तो इसके आधार पे दो कैटेगरी हो गई। तो अब आप देखो 6 में से 3 फलन ऐसे हैं जिसके अंदर इसका प्रयोग हो रहा है, कौन कौन से, साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है कोसेक इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ छोटा ब्रैकेट है, यहाँ पे है और कुछ हटा भी रखा है, बट मोटा मोटा क्या है कि तीनों के अंदर -π/2 से π/2 शामिल हो रहा है। तो फर्स्ट कैटेगरी में 3 फलन आ जाएंगे, साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स,
ठीक है, याद रख सकते हैं बड़ी आसानी से, ऐसे आप याद रख लोगे। STC, S फॉर साइन है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम S पे वैसे सेक भी आता है, लेकिन फर्स्ट में साइन आता है। फिर T फॉर टेन, T पे तो टेन ही है। फिर C लिखा है तो C पे तो इसके अंदर आप देखो कॉस भी है, कॉट भी है, कोसेक भी है, लेकिन यहाँ S का मतलब साइन था तो साइन का उल्टा कोसेक, तो ये वाला C मतलब कोसेक है। ठीक, ऐसे भी याद रह जाएगा वैसे। फिर 0 से पाई आप देखें, 0 से पाई कोसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। तो ये तीन फलन सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, दो कैटेगरी हमने इनवर्स फंक्शन की बना दी। अब इसको आगे समझते हैं कि आगे क्या चीजें हैं इसके अंदर। अब आप देखोगे कि ये हमने -π/2 से π/2, तो -π/2 का एंगल यहाँ बनता है और +π/2 का एंगल यहाँ बनता है। तो जब आप -π/2 से π/2 की तरफ जाओगे तो कौन कौन से चतुर्थांश कवर हो रहे हैं? एक तो चौथा चतुर्थांश कवर हो रहा है और एक पहला चतुर्थांश कवर हो रहा है। तो ध्यान रखें, ये जो फर्स्ट कैटेगरी के तीन इनवर्स फंक्शन हैं, इसमें दो ही चतुर्थांशों का प्रयोग होता है, पहला और चौथा। दूसरे और तीसरे का प्रयोग इन तीनों में नहीं होता। ठीक है, इधर की साइड में अगर अपन चलें, क्योंकि इन तीनों का परिसर 0 से पाई को शामिल करता है, तो 0 से पाई की तरफ जब आप जाओगे तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया और एक सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो ये तीनों फंक्शन जो है ये फर्स्ट और सेकंड को यूज करते हैं। ठीक है, तीसरे और चौथे का प्रयोग यहाँ पे नहीं होता है। तो आप देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रयोग इन तीनों में भी हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रयोग इन तीनों में भी हो रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रयोग तो 6 के 6 इनवर्स फंक्शन में होता है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, सेकंड का केवल 3 में ही होगा, सेकंड का सेकंड कैटेगरी में, सेकंड का सेकंड कैटेगरी में। थर्ड पे आओ ना, तो मैंने इधर थर्ड लिखा है ना मैंने इधर थर्ड लिखा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट का प्रयोग किसी भी इनवर्स फंक्शन में नहीं होता है। ध्यान रखना, जैसे अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं वहां तो आप कोई सा भी क्वाड्रेंट यूज कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट का प्रयोग किसी भी इनवर्स फंक्शन के लिए नहीं किया जाएगा। फिर फोर्थ पे आते हैं। ठीक है, तो फोर्थ का किस में यूज हो रहा है? फर्स्ट कैटेगरी में यूज हो रहा है। तो इसके विश्लेषण से क्या बातें सामने निकल के आती है? पहली, फर्स्ट चतुर्थांश का प्रयोग सभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में होता है। ठीक है, दूसरी, थर्ड चतुर्थांश का प्रयोग किसी भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको नोट करनी है क्योंकि ये भी आगे अपने काम भी आने वाली है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं, जो भी चीजें मैंने उधर लिखी वो सारी इंपॉर्टेंट है, हमको याद होनी चाहिए। अब आप देखें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज होगा, सेकंड क्वाड्रेंट यूज होगा, थर्ड नहीं होगा और फोर्थ होगा। तो अब यहाँ पे एंगल की दृष्टि से कुछ बातें ध्यान रखें कि जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज करेंगे तो एंगल विल बी थीटा, एंगल विल बी थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट यूज करेंगे देन एंगल विल बी पाई माइनस थीटा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट तो यूज ही नहीं करना है। और फोर्थ क्वाड्रेंट यूज करेंगे तो एंगल इज नॉट 2 पाई माइनस थीटा, एंगल इज माइनस थीटा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें हम जो ये -π/2 का एंगल जब बनाते हैं तो इस तरीके से मूव करके बनता है, और जब भी आप यहाँ से इस तरीके से घूमते हुए एंगल कोई भी बना रहे हो तो माइनस थीटा ही होता है वो, तो ये माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड यूज नहीं होना है,
फोर्थ में माइनस थीटा। अब इसका कहाँ प्रयोग होने वाला है, इसी के ऊपर आधारित सबसे पहले तरह का क्वेश्चन अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बनता है, जिसपे बोर्ड में हर साल 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। देखें आगे आप, अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो क्या है, साइन इनवर्स, या कोई भी ऐसे लिख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के अंदर अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू दिखाई दे, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स हो सकता है 6 के 6 में से, उसके अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू दिखाई दे तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज होगा, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है, पहला चतुर्थांश। चलो जी ठीक है। फिर यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कॉस इनवर्स, सेकंड कैटेगरी वाले जितने भी हैं उसमें नेगेटिव वैल्यू, कॉट इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू, और सेक इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू। अगर आप जो सेकंड कैटेगरी वाले ये 3 फलन हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे, उसमें से अंदर किसी के भी नेगेटिव वैल्यू देखते हो आप, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट का यूज होना है, और सेकंड क्वाड्रेंट का यूज होना है तो एंगल विल बी पाई माइनस थीटा, ठीक है। इसको मैं उदाहरण से भी समझाऊंगा। एंड फाइनली जो फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स, ठीक है, इन तीनों में नेगेटिव वैल्यू आएगी तो फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज होगा एंड एंगल विल बी माइनस थीटा। अब इसका यूज करके हम पहली तरह का क्वेश्चन यहाँ समझते हैं। पहली तरह का क्वेश्चन इसमें क्या आता है, वो ये है, निम्नलिखित कोणों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अब ये कोणों क्यों लिखा है वो जरा समझ लें। जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं वो एक कोण को ही व्यक्त करते हैं। किसको व्यक्त करते हैं, कोण को। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में तो क्या होता है, साइन थीटा, ये पूरा का पूरा कोई कोण नहीं है, यहाँ कोण लगता है, एंगल लगता है, लेकिन ये पूरा कोण नहीं है कोई, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है, ये एक संख्यात्मक मान प्राप्त होता है यहाँ से, केवल एंगल नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे 90 डिग्री लिया, 1 आ गया तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्राप्त होगी, एंगल थोड़ी है वो। तो वैसे मैं कहना चाह रहा हूँ इनवर्स फंक्शन, जैसे मैंने ऐसे लिखा हुआ है अगर कहीं साइन इनवर्स एक्स, तो ये पूरा का पूरा अपने आप में कोण को व्यक्त करता है। क्यों करता है वो भी समझ लेते हैं भाई। जैसे लिखा है साइन π/2 या π/3 लिख लिया, चलो, इज इक्वल टू √3/2, ठीक है। अब इनवर्स फंक्शन आएगा कैसे वो समझे आप। क्या करोगे आप, इस साइन को इधर भेजोगे तो π/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2। तो अब मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि ये जो इनवर्स फंक्शन है ये अपने आप में किसको व्यक्त कर रहा है, एंगल को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पे कभी भी एंगल नहीं लगेगा। ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के साथ में जो लगेगा वो एंगल है, उसका आंसर आएगा न्यूमेरिकल कोई वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसका उल्टा होगा, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कुछ भी है तो उसके साथ में यहाँ कभी भी ऐसा नहीं लगेगा साइन इनवर्स 30 डिग्री का मान बताओ, ऐसा कुछ नहीं। इलॉजिकल बात है, गलत बात है मैथमेटिकली। ऐसा ही आएगा साइन इनवर्स 1 का मान बताओ, साइन इनवर्स 1/2 का मान बताओ, और उसका जो मान निकल के आएगा वो एक एंगल होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप बात। कोई भी इनवर्स फंक्शन क्या होता है, एक एंगल होता है। तो यही अपना क्वेश्चन है कि कोणों के मुख्य मान ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं इसमें। सबसे पहले जैसे हमने बड़ा सिंपल सा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, साइन इनवर्स 1/√2 है, इसका मान हमारे को ज्ञात करना है, ठीक है। साइन इनवर्स 1/√2 एक कोण है और उस कोण के बहुत सारे मान हो सकते हैं, लेकिन मुख्य मान बताना है। मुख्य मान अपने आप परिसर के आधार पे प्राप्त हो जाएगा। अभी मैं समझाता हूँ उसको कैसे करना है। देखो आपको क्या करना है, यहाँ आपने लिखा साइन इनवर्स। अब ये निश्चित रूप से किसी न किसी साइन थीटा की वैल्यू है,
1/√2 निश्चित रूप से किसी न किसी साइन थीटा की वैल्यू है। तो आप एक काम करो, साइन तो लिख दो इधर। अब बाकी रह गया थीटा। तो साइन में 1/√2 के लिए एंगल क्या हुआ, π/4। एंगल क्या हुआ, π/4। अब ऐसा नहीं कि आपने एंगल देखा सीधा यहाँ लगा दिया, गड़बड़ हो जाएगी। अब आपको डिसाइड ये करना है कि ये वाला तरीका यूज करूं, ये वाला तरीका यूज करूं, या फिर ये वाला तरीका यूज करूं एंगल को लिखने के लिए। ये थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या लिखा है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स के अंदर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, फर्स्ट चतुर्थांश होगा, थीटा एज इट इज लिखा जाएगा, थीटा एज इट इज लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया π/4, ठीक है। अब आप इसको ध्यान में रखें, साइन इनवर्स के आगे साइन आ जाए, कॉस इनवर्स के आगे कॉस आ जाए, टेन इनवर्स के आगे टेन आ जाए, तो ये पार्ट रिमूव हो जाता है यहाँ से। ऐसे कैंसिल नहीं होता है, हट जाता है यहाँ से। क्यों हट जाता है, इसका क्या कारण है, ये आगे हम अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़ेंगे, उसमें मैं पूरा प्रूफ के साथ में बताऊंगा कि क्यों हट जाता है, ठीक है। तो ये अभी तो आप ध्यान रखें, ये हट गया तो कितना आ गया, π/4। साइन इनवर्स 1/√2 एक एंगल है, उस एंगल के बहुत से मान हो सकते हैं, लेकिन उस एंगल का मुख्य मान क्या है, π/4। बात समझ आ गई आपको। और मैं उदाहरण लेता हूँ इसको समझाने के लिए। देखें आप, जैसे मैंने ले लिया कॉस इनवर्स में -√3/2, ठीक है। तो सबसे पहली बात, यहाँ कॉस इनवर्स है तो ये वैल्यू किसी न किसी कॉस थीटा की है, ठीक है। कॉस इनवर्स के हिसाब से हम कहेंगे कॉस थीटा की है। तो हमने यहाँ कॉस, अब यहाँ एंगल कॉस थीटा एंगल लिखना है, लेकिन सीधा नहीं लिखेंगे, डिसाइड करना पड़ेगा इन तीनों में से कैसे लिखा जाए। तो कैसे डिसाइड करेंगे, कॉस इनवर्स के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है, सेकंड चतुर्थांश यूज होगा, एंगल विल बी π-θ। तो ये आपको नॉलेज में आ गया कि एंगल ऐसे लिखा जाना है, ठीक है। तो ठीक है, अभी थीटा हमको भी पता नहीं है, तो थीटा यहाँ से पता लगा लो। इस माइनस को तो छोड़ दो, माइनस का क्या काम था, माइनस के आधार पे तो पता चला एंगल को लिखना कैसे। तो चिन्ह का काम तो केवल ये बताना है कि इन तीनों में से कौन से तरीके से एंगल को लिखना है। चिन्ह का काम खत्म हो गया, रोल ही खत्म हो गया। अब ये जो संख्यात्मक मान है बिना चिन्ह का जो है, इसके आधार पे, बिना चिन्ह पॉजिटिव हमेशा रहता है बट विदाउट नेगेटिव साइन, इसकी वैल्यू कॉस में क्या आनी चाहिए। तो आप कॉस के अंदर √3/2 आंसर कब आता है, जब थीटा क्या होता है आपका π/6, ठीक है। cos π/6 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो अब मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा पाई माइनस थीटा कितना है, π/6। इस तरीके से लिखा जाएगा। एक बार दोबारा समझे, cos इनवर्स cos लिखना है, साइन इनवर्स होता तो साइन लिखता, क्लियर है। cos इनवर्स के अंदर की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। cos इनवर्स के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है, सेकंड चतुर्थांश, एंगल को कैसे लिखना है, π-θ। तो पाई माइनस, अब थीटा हमने कैसे पता करा, माइनस छोड़ दो, √3/2। तो कॉस में √3/2 आंसर कौन से एंगल का होता है, π/6 का। तो थीटा कितना हो गया, π/6। तो हमने यहाँ π/6 लगा दिया, ठीक है। अब ये वैल्यू हट जाएगी यहाँ से, बच क्या गया, पाई माइनस π/6 यानी कि 5π/6। कॉस इनवर्स -√3/2 एक एंगल है, उस एंगल के बहुत से मान हो सकते हैं, लेकिन उस एंगल का जो मुख्य मान है वो कितना है, 5π/6, ठीक है। और उदाहरण लेते हैं, देखो 3 चतुर्थांश है, ये पहले चतुर्थांश का उदाहरण ले लिया मैंने, ये मैंने दूसरे का उदाहरण ले लिया, अब चौथे का ले लेते हैं। जैसे tan इनवर्स -1, ठीक है। अगेन जो प्रोसीजर इन दोनों में बताया वही यूज करेंगे। tan इनवर्स यहाँ हमने लिख दिया tan, माइनस चिन्ह इस बात का निर्धारण करेगा कि इन तीनों में से कौन से तरीके से एंगल लिखा जाएगा। देखें आप, tan इनवर्स के अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव है, चौथा चतुर्थांश, एंगल लिखा जाएगा -θ। तो माइनस तो चलो मैं लगा देता हूँ, अब थीटा बाकी रह गया। तो tan में 1 के लिए थीटा कितना होता है, π/4 होता है, ठीक है। अब ये यहाँ से रिमूव हो गया, आंसर क्या आ गया, -π/4। तो ये इसके आधार पे ये 3 तरीके ही क्वेश्चन बन सकते हैं,
ठीक है, और मैंने एक एक करके आपको समझा दिए। अब ऐसा भी हो सकता है इसको इसको और इसको मिक्स करके क्वेश्चन बन जाए, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक बार फिर से आप ध्यान दे लें कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि भाई क्वेश्चन आ गया साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/√2 प्लस आ गया टेन इनवर्स -1/√3। इसकी हमको वैल्यू निकालनी। तो ये तीन फलन भले ही आ गए, लेकिन जैसे हमने इसको निकालना सीखा है वैसे उसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसको एक बार और देख लें जिससे ये चीज और क्लियर हो जाएगा। क्या करना है, साइन इनवर्स लिखो यहाँ पे। अब यहाँ क्या लिखना है, अंदर साइन थीटा लिखना है, तो साइन लिख दिया। अब थीटा के लिए तो पहले डिसाइड करना पड़ेगा इन तीनों में से कौन सा तरीका यूज होगा। देखें आप, साइन इनवर्स के अंदर की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। साइन इनवर्स के अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो क्या लिखा जाएगा, माइनस थीटा लिखा जाएगा। तो ये माइनस और 1/2 के लिए साइन में थीटा कितना होता है, π/6 होता है। डिग्री में भी लिख सकते हैं आप चाहें तो -30 डिग्री। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉस इनवर्स, तो ये कॉस लिख दिया। अब कॉस इनवर्स के अंदर की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। इधर आ जाए, कॉस इनवर्स के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है। एंगल कैसे लिखा जाएगा, π-θ। तो ये पाई माइनस, अब थीटा कहाँ से डिसाइड होगा, 1/√2 से। तो कॉस में 1/√2, एंगल कितना हो गया, π/4। पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। लास्ट वन टेन इनवर्स टेन। ठीक है, अगेन टेन इनवर्स के अंदर की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। टेन इनवर्स के अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो एंगल कैसे लिखा जाएगा, -θ लिखा जाएगा। तो ये माइनस, अब 1/√3 टेन में कितना हुआ थीटा, π/6 सॉरी। तो टेन इनवर्स, टेन लिख दिया, -θ आना था, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, π/6। ये हमने लिख दिया, है ना। इसमें तीनों तरीके आ गए इसके अंदर। अब आप ये हटा दो, ये हटा दो और ये हटा दो। माइनस का π/6 ये हटाया तो पाई माइनस π/4, 5π/4 और वो हटाएंगे तो माइनस का π/6। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5π/4 - 2π/6। ये दोनों ऐड हो गए। ठीक है, ये कट कर सकते हैं आप इसको। एलसीएम आ गया 12, यहाँ हो गया 15π, यहाँ हो गया 4π, 11π/12। इन तीनों को एक साथ सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 11π/12। ठीक है, इस तरीके का या इस तरीके का एक सिंगल या एक साथ 2-3 मिक्स करके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक टॉपिक हो गया, पहले तरह का क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का मैंने आपको यहाँ पे करा दिया है। ठीक है, अब यहाँ इस टॉपिक के बाद अपन आगे बढ़ते हैं और इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अपन समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले एक काम अपन यहाँ कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत भी पड़ेगी हमारे को। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूले हमने 11th क्लास में पढ़े हैं तो वो सारे के सारे हमको याद है तो अच्छी बात है, लेकिन बाई चांस मान लो हम भूल गए हैं तो जो फॉर्मूले थ्रू आउट पूरी मैथमेटिक्स में 12th क्लास में किसी भी चैप्टर में काम में आने वाले वो सारे अगर अपन एक जगह लिख लें तो बेहतर होगा। तो मैं आपको पहले वो फॉर्मूले फटाफट लिखवा देता हूँ, आप साथ साथ नोट कर लें। ठीक है, तो महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, पहली जो आपने 9th-10th क्लास में पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, बेसिक आइडेंटिटीज है जो अपन 9th-10th क्लास में पढ़ते हैं। उसके बाद में साइन a प्लस बी इज इक्वल टू
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और अगर इधर माइनस हो जाएगा तो इधर भी माइनस हो जाएगा। कॉस ए प्लस माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस, यहाँ एक बार माइनस हटाता हूँ मैं, साइन ए साइन बी। इसमें उल्टा है, ध्यान रखें, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। 6 नंबर पे tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यहाँ प्लस है तो ऊपर तो प्लस ही आएगा लेकिन नीचे माइनस आएगा, तो फिर अगर यहाँ माइनस कर दूँ तो ऊपर तो माइनस ही आएगा, नीचे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 नंबर पे cot a प्लस बी इज इक्वल टू cot b प्लस cot a, सॉरी cot b cot a माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a। यहाँ प्लस है तो यहाँ तो माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा, तो फिर यहाँ माइनस हो गया, तो जब यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या आ रहा था, माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट का हो गया। एक इसमें 3 एंगल का टेन के लिए देख लें आप, टेन ए प्लस बी प्लस सी, इसका क्या फॉर्मूला होता है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी, 1 माइनस टेन ए टेन बी टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए। ठीक, ये 3 एंगल का, ये अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इससे रिलेटेड काम आएगा, इसे लिखा दिया आपको। उसके बाद में इसके आगे फॉर्मूले आते हैं इस तरीके के, उसको इस तरीके से भी ध्यान रखें, योग अथवा अंतर, उसको बदला जाता है गुणन में इसकी सहायता से। 9 नंबर पे इसको ले लेते हैं अपन, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी। ये हेडिंग लगाने का क्या मकसद है, देखो आप, यानी यहाँ पे 2 साइन के फलन योग में है, लेकिन जब ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ तो एक साइन का एक कॉस का भले ही, लेकिन किस में आ गए, गुणन में आ गए। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे ऐसा करोगे 2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। ठीक है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी, एंड लास्ट वन कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ध्यान रखना माइनस आएगा पहले इसमें, फिर 2 साइन ए साइन बी आ जाएगा। ठीक है, सारे फॉर्मूले आपने पढ़े हैं 11th में, मैं बस केवल एक जगह लिखा दे रहा हूँ क्योंकि 12th क्लास में किसी भी चैप्टर में हमारे काम आ सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना है योग अथवा अंतर को गुणन में बदल रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, इधर से इधर अप्लाई करें तो गुणन को योग अथवा अंतर में बदल रहे हैं। और ये चीज़ आप जब इंटीग्रेशन का टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स में, उसमें काम में आने वाली है कि योग अथवा अंतर को गुणन में कैसे बदलते हैं या गुणन को योग अथवा अंतर में कैसे बदलते हैं। ठीक है, फिर इससे आगे चलें, इसी से रिलेटेड साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 ए माइनस बी बाई 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, फिर कॉस ए प्लस कॉस 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, लास्ट वन कॉस ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू -2 साइन
ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। हाँ, थोड़ा ध्यान रखें। ऐसा लगता है जैसे ये वाला फॉर्मूला, ये वाला और ये वाला थोड़ा मिसमैच हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा बारीकी इसकी जो है ध्यान रखें कि इसमें क्या अंतर है। ठीक है, इसके आगे भी फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ये तो एंगल ए प्लस बी ए माइनस बी से रिलेटेड सारे फॉर्मूले हो गए। वीडियो को पॉज करके आप सारे फॉर्मूले एक जगह नोट करना चाहें कर सकते हैं। इसके आगे अब आ जाते हैं आपके डबल एंगल वाले फॉर्मूले। ठीक है, इसमें साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, दो फॉर्मूले हैं साइन 2 थीटा के एंगल हाफ करने के लिए। फिर कॉस 2 थीटा, इसके 4 फॉर्मूले हैं जो है तो वैसे एक ही, लेकिन ये अलग अलग फॉर्म में याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। पहला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको और इसको छोड़ दूँ वापस ऐसे, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे अगर मैं इसको छोड़ देता, इसको बदल देता, इसको तो छोड़ दिया, माइनस इसको लिख दूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये एक ही है, बट अलग अलग फॉर्म में याद कर लें तो ठीक रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन करते समय बार बार बदलना ना पड़े, सीधे याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। देन फाइनली साइन 2 थीटा हो गया, कॉस 2 थीटा हो गया, टेन 2 थीटा, इसका एक ही फॉर्मूला है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये डबल एंगल के फॉर्मूले हो गए सारे। अब अपन ट्रिपल एंगल के फॉर्मूलों पे आ जाते हैं। ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, बीस नंबर पे साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये सारे के सारे ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले हो गए। और दो तीन फॉर्मूले और देख लें। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी करके, वो तो अलग हो गया, और ये साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी है, तो इसका फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसको आप जब जैसे इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख लेते हो और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख लेते हो, ये आ जाएगा, दोनों ही फॉर्मूले हो गए। इसी से मिलता जुलता कॉस ए प्लस बी इंटू है, प्लस या माइनस नहीं लगाया है, कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो ये होता है यहाँ तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी नहीं आएगा इसकी तर्ज पे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये इसके फॉर्मूले, और ये जितने भी फॉर्मूले लिखे थ्रू आउट पूरी मैथमेटिक्स बुक में आप किसी न किसी चैप्टर में कहीं ना कहीं काम जरूर आ जाएगा। एक भी फॉर्मूला बचेगा नहीं जो काम ना है, सब फॉर्मूले काम आ जाएंगे, इसलिए मैं एक जगह लिखा हूँ उनको। लास्ट में ये चीज भी आप अलग से याद कर लेंगे तो अच्छा होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको आसानी होगी। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस,
1 प्लस कॉस बदल जाता है 2 कॉस स्क्वायर में, और 1 माइनस कॉस बदल जाता है 2 साइन स्क्वायर में, और एंगल जो भी होगा 2 थीटा है तो थीटा हो जाएगा, थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, 4 थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा, एंगल हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये यहीं से प्राप्त हो है। ठीक है, लेकिन अलग से क्यों लिखा है, क्योंकि ये चीजें हमको सीधी याद रहेगी तो हमको बार बार कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा, सीधे याद रहेगी तो क्वेश्चन करने में आसानी होती है थोड़ी सी। ठीक है, तो ये मुख्य जो फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री की, मैंने एक जगह आपको लिखा दिए। यूँ तो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलों की गिनती नहीं है, हम लिखने बैठे हैं तो इतने फॉर्मूले हैं कि पूछो ही मत, लेकिन ये मुख्य मुख्य फॉर्मूले हैं जिनसे अपना काम चल जाता है। ठीक है, सारे फॉर्मूले आप नोट कर लें एक ही जगह, तो आपको बार बार या तो पुरानी बुक पुरानी नोटबुक नहीं खंगालनी पड़ेगी। इसके बाद में इसके आगे की क्लास हम बाद में शुरू करेंगे, यहाँ तक का आप नोट कर लें, और इसके आगे हम फिर कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और उनके प्रूफ पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।